हेलो दोस्तों, आज हम आपको आर्मी जीडी एसएससी जीडी के लिए टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं और हम इसमें एक भी क्वेश्चन जीके का आपको बाहर नहीं आने दे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज आपने आपको पूरी देख ली। मैं इसके 10 से 15 वीडियो डालूंगा और इसी के अंदर टॉप 500 क्वेश्चन हो जाएंगे और फुल डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो रामायण का सबसे बड़ा कांड है बालकांड। अब प्रमुख कांडों की संख्या कितनी है? तो कांड हैं 7 हमारे। तो कौन कौन से स्टार्ट करते हैं? बालकांड। बालकांड की बात करें तो बालकांड रामायण का सबसे बड़ा कांड है। उसके बाद अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद अरण्यकांड, उसके बाद सुंदरकांड, पांचवा है युद्धकांड और छठवां है उत्तरकांड। और उसके बाद सातवें कांड की बात की जाए तो सातवां कांड है हमारा किष्किंधा कांड। अगर कांडों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो तरह से पूछा जाएगा कि रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, बालकांड। अगर ये भी पूछा जा सकता है रामायण का सबसे छोटा कांड, तो रामायण का सबसे छोटा कांड होगा वो होगा किष्किंधा कांड। और ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रामायण में कितने कांड हैं, तो रामायण में कांडों की बात करें तो रामायण में कांड हैं आपके 7। कौन कौन से? बालकांड सबसे बड़ा कांड है। उसके बाद अयोध्या कांड, अयोध्या कांड की बात करें अरण्यकांड, अरण्यकांड के बाद सुंदरकांड, सुंदरकांड के बाद युद्धकांड और युद्ध के बाद उत्तरकांड, उत्तरकांड के बाद किष्किंधा कांड। इस तरह से रामायण के प्रमुख कांड हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबरनामा की रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। तो अकबरनामा की रचना करने वाले कवि थे अबुल फजल। और अब देखते हैं इससे रिलेटिव बुक, प्रमुख इतिहास की पुस्तकें। मैंने इसमें क्वेश्चन सीरीज में इस तरह से लिए कि एक क्वेश्चन और उससे रिलेटिव क्वेश्चन, तो जो पिछली एसएससी जीडी और आर्मी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं रामायण। तो रामायण किसकी पुस्तक है? वाल्मीकि जी की। रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक। उसके बाद कादम्बरी की बात करें तो कादम्बरी है बाणभट्ट की। उसके बाद बात करें रामचरितमानस, तो रामचरितमानस बहुत फेमस पुस्तक है, फेमस किताब है। ये इनकी है तुलसीदास जी की, इसमें तुलसीदास जी ने इनकी रचना की। इसके बाद इंडिका, इंडिका की बात करें तो इंडिका है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये सेलुकस निकेटस का के द्वारा भेजा गया था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कामसूत्र। तो कामसूत्र पुस्तक की बात करें तो कामसूत्र पुस्तक है वात्स्यायन द्वारा रचित है। उसके बाद मेघदूत की बात करें तो मेघदूत बहुत फेमस किताब है, ये है कालिदास जी द्वारा रचित। उसके बाद बात करते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं चाणक्य, आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। उसके बाद बात करते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र किसकी है? तो विष्णु शर्मा जी की पंचतंत्र है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका है रसकान की। राजतरंगिणी कलगढ़। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो, ये है चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करते हैं तो ये है अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इसके बाद बात करें राष्ट्रपति के प्रमुख आर्टिकल। मैंने क्वेश्चन दिया है उसके जो इम्पोर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल अनुच्छेद 56 में। अब राष्ट्रपति के प्रमुख आर्टिकल जानते हैं। तो राष्ट्रपति का पहला आर्टिकल है 52। आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति के पद के बारे में, भारत का राष्ट्रपति होगा। और उसके बाद आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 53 में है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कौन से, तो इसके बारे में बताया। निर्वाचन कैसे होता है राष्ट्रपति का? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 निर्वाचन की पद्धति।
निर्वाचन की पद्धति कौन सी है? तो एकल संक्रमणीय हस्तननीय प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से इसका चुनाव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्यकाल। कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है आर्टिकल 56 में 5 वर्ष। उसके बाद आर्टिकल 57 में ये पुनः निर्वाचन, आर्टिकल 58 में योग्यता है, 60 में शपथ है और 61 में महाभियोग है। नेक्स्ट बात करते हैं कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब बात करते हैं कथकली से, ये तो एक क्वेश्चन हो गया और इससे रिलेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कथकली पूछा गया पिछली परीक्षाओं में। और अब बात करते हैं इससे रिलेटिव, तो कथक प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की संख्या पूछी जाए तो यह है 8। अब ये कौन कौन से, ये बात देखते हैं। पहला है कथक। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है कथक। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कथकली। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है केरल का। उसके बाद तीसरा बात करते हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो मोहिनीअट्टम भी केरल राज्य का है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें पांचवा उड़ीसी नृत्य। उड़ीसी नृत्य है उड़ीसा का, मणिपुर का, सत्तरी असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रमुख बांध और उनकी नदियाँ। तो मैंने इसमें क्वेश्चन और क्वेश्चन से बनने वाले क्वेश्चन इस तरह से इस सीरीज में लिया है, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा अगर स्टैटिक जीके और जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रमुख बांध और उनकी नदी, तो बात करते हैं भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पर। और पूछा जाए टेहरी बांध, टेहरी बांध है भागीरथी नदी पर। उसके बाद है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध की बात करते हैं, हीराकुंड बांध है महानदी पर। उसके बाद बात करते हैं सलाल बांध। सलाल बांध किस नदी पर है? तो ये है चिनाब नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। तो इस तरह से प्रमुख बांध, और जैसे एक दो क्वेश्चन इसमें और पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध, तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। और पूछा जाता है कौन सी नदी पर है? तो वो है महानदी पर। और ये भी पूछा जा सकता है भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध। तो भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध की बात करें तो ये है भाखड़ा नागल बांध, जो कहाँ है? वो सतलज नदी पर है। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है इसमें कि प्रमुख बांध और उसके राज्य, जैसे अब पूछा जाए भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? तो ये पंजाब राज्य में सतलज नदी। उसे पूछा जाए टेहरी बांध किस राज्य में है? तो टेहरी बांध उत्तराखंड राज्य में है। उसके बाद पूछा जाए हीराकुंड बांध किस नदी पर और किस राज्य में है? तो वो है हीराकुंड महानदी। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। उसके बाद पूछा सलाल बांध। सलाल बांध कहाँ है? तो सलाल बांध चिनाब नदी पर है और किस राज्य में है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो वो कृष्णा नदी पर। किस राज्य में पूछी जाए तो उस राज्य का नाम पूछा जाए तो वो राज्य है होगा आपका आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की सीमा पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यह सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत की बात करते हैं, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? वो है आपकी ताप्ती नदी। अब मैंने इसमें नदी और उनके किनारे बसे शहर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं शहर और उनके किनारे बसी हुई नदियाँ। तो आगरा शहर, आगरा शहर की बात करते हो। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगरा बहुत फेमस सिटी है, जिसमें आगरा में की बात की जाए और आगरा में, तो आगरा में ताजमहल और किले से आगरा को किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने 1504 में। और आगरा को राजधानी कब बनाया? तो 1506 में। अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट बात करते हैं नासिक। नासिक शहर किस नदी के किनारे है? तो वो है गोदावरी नदी के किनारे। अब बात करते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। और कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता की बात करें तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। और बात करते हैं हैदराबाद से, तो हैदराबाद में गोलकुंडा है। वो गोलकुंडा का निर्माण किसने कराया? तो कुतुब शाह ने। उसके बाद विलियम पोर्ट कहाँ है? तो वो कोलकाता में है। और बात करते हैं नासिक। नासिक से
गोदावरी का उद्गम है और नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मूल संविधान में कितनी मौलिक अधिकार दिए? तो मूल संविधान में ये क्वेश्चन है 7 मौलिक अधिकार दिए। तो मूल संविधान की बात कर रहा है जब 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, जब कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। वो कौन कौन से थे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 7वां था संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार ने उसे हटा दिया गया था और संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया था और 1978 में उसे हटा दिया था और मौलिक अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था और उसे आर्टिकल 300 में विधिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। कौन कौन से हैं वो? समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार के आर्टिकल की बात की जाए तो वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार की बात की है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से 22 तक। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जाए तो तीसरा है हमारा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार 19 से 22 तक। उसके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अब नेक्स्ट बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार कब से कब तक है? तो 29 से लेकर 30 तक संस्कृति एवं 29 से लेकर 30 तक संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। उसके बाद बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में। तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा का दर्जा दिया गया है। पूछा जाता है कि संविधान किस मौलिक अधिकार को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी बात की जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं तो वो है अमेरिका के संविधान से, USA के संविधान से। और पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। और पूछा जाता है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक अधिकारों से कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और दूसरा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक मौलिक अधिकारों का विवरण दिया है संविधान में। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समानता का अधिकार किस आर्टिकल में कहाँ तक दिया है? तो समानता का अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बारे में समानता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। और ऐसे ही पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? तो है 29 से 22 तक। नेक्स्ट बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526 में हुआ था। अब बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, वो तो मैंने बता दी। अब इससे रिलेटिव फैक्ट क्या बनते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, तो हम आपको बताएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता? तो ये जीता था बाबर ने। अब जी देखते हैं और किससे लड़ा था, तो किस किस के बीच हुआ था ये पानीपत का प्रथम युद्ध? तो बाबर और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी की मृत्यु होने के बाद बाबर ने मुगल काल की नींव रखी। और बाबर के प्रमुख 5 युद्ध देखते हैं हम। अब वो कौन कौन से? इसकी ट्रिक है पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी, घाघरा पहनकर गया। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था
उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1528 की बात की जाए तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। अब बात की जाए 1526, 1527, 1528 और 1529 में किन किन के बीच युद्ध हुआ था, जो बाबर ने सभी युद्ध जीते हैं ये तो। उसके बाद बात करें 1526 का युद्ध हुआ था, ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया था और इसी से लोदी वंश का पतन हो गया था और मुगल वंश की नींव पड़ी थी और जिसका संस्थापक था बाबर। नेक्स्ट बात करते हैं 1527 का खानवा का युद्ध। इस खानवा के युद्ध में कौन कौन थे, तो ये इसमें था बाबर एक तरफ था राणा सांगा। राणा सांगा इसमें हार गए थे और बाबर इसमें जीत गया था। नेक्स्ट बात करते हैं चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में और घाघरा का 1519। नेक्स्ट बात, अब महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। अब मैंने महावीर स्वामी का क्वेश्चन लिया और महावीर स्वामी पे जितने भी पिछली परीक्षा में क्वेश्चन बने हैं और बनने की संभावना है मैंने इसमें लिए हैं। तो महावीर स्वामी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं क्या क्या। अब पूछा जा सकता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। अब दूसरा क्वेश्चन ये से पूछा था महावीर स्वामी की मृत्यु ही कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। उसके बाद करते हैं महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम क्या था, तो ये भी पूछा जाता है सिद्धार्थ। अब बात करते हैं माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। अब पूछा जाए महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोधरा। नेक्स्ट बात करें महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद कहते हैं प्रथम कौन थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। उसके बाद करें 23वें कौन थे, तो 23 की बात करें तो 23वें थे पार्श्वनाथ। और बात की जाए कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी कौन से धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। अब एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म की भाषा क्या थी, तो जैन धर्म की भाषा थी मुख्यतः प्राकृत। प्राकृत भाषा में जैन धर्म के बारे में विवरण दिया है कि जैसे महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को बहुत फॉलो किया है। तो पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म में क्या क्या परिवर्तन किए। तो नेक्स्ट बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बन सकते हैं। तो क्वेश्चन तो ऐसे पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था परीक्षा में, तो वो तो हमने बता दिया कि लुम्बिनी में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन और पूछे जाने की संभावना क्या है, तो गौतम बुद्ध के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो बात करते हैं। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, वो तो था लुम्बिनी में। उसके बाद मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी, तो मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था शुद्धोधन था। उनके बाद बात करें माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम था यशोदा। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा क्या थी, जैसे जैन धर्म की भाषा थी प्राकृत। और उसके बाद बात करें कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, तो बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में ही दिए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो अब तक परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो बात करते क्या है क्वेश्चन, तो गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध जी ने दूसरा उपदेश या मतलब गौतम बुद्ध जी सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सर्वाधिक उपदेश की बात करते हैं तो वो श्रावस्ती में दिए हैं। और तीसरी बात की है कि गौतम बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए हैं तो उन उपदेशों को क्या कहा जाता है, और या ज्ञान को वो क्या कहा जाता है उनके उपदेशों को, तो उन्हें कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। इनके उपदेशों को धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है।
और एक क्वेश्चन इसमें ऐसे ही पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और अब बात करते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब गौतम बुद्ध जी के बारे में इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा था। तो क्वेश्चन है इसका दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश, तो वो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। अगर परीक्षा में गुलाम वंश के अलावा भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है कि सभी वंशों को याद करने की एक ट्रिक है। गुड़ खा तो सलाम है, तो गुड़ से है मतलब गुलाम वंश। गुलाम वंश की बात करें तो 1206 में एक से संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कब तक चला था, तो कब से कब तक चला, ये 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला। उसके बाद ख से है खिलजी वंश, खा मतलब खिलजी वंश। खिलजी वंश चला था 1290 से 1320 तक के बीच में। उसके बाद तुगलक वंश आया, तुगलक वंश 1320 से 1351 तक रहा। उसके बाद स से है सैयद वंश, सैयद वंश रहा 1351 से 1414 तक। सैयद वंश ने दिल्ली पर राज किया। उसके बाद करते हैं लोधी वंश, ल से लोधी वंश। लोधी वंश रहा 1451 से 1351 से ये 14 से 14 तक है। ये 14 से 14 तक है, 1526 है। ये 14 से 51 नहीं, 14 से 14 तक 1526 है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। और 14 से 14 तक 1526 तक लोधी वंश रहा। अब बात करते हैं इनके संस्थापक। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। अब बात करते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद बात करते हैं तुगलक वंश। तो गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे। उसके बाद बात करते हैं सैयद वंश। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी इसके संस्थापक थे। तो गुलाम वंश के हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के हो गए खिलजी वंश से जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। वो सैयद वंश के हो गए खिज्र खां। उसके बाद लोधी वंश के हो गए लोधी वंश के बहलोल लोधी। और इनके वंशों को याद करने की ट्रिक थी ये गुड़ खा तो सलाम है। उसके बाद एक वंश और है, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत से नहीं है, मतलब वो अलग वंश है, वो है मुग़ल वंश। इसमें जोड़ लेते हैं गुड़ खा तोसला में, माँ से है मुग़ल वंश। अब मुग़ल वंश के कब से कब तक रहा, तो 1526। जैसे लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की हत्या 1526 में बाबर द्वारा कर दी गई थी, 1526 के पानीपत के युद्ध, प्रथम युद्ध में। और उसके बाद लोधी वंश का पतन हो गया था और मुग़ल वंश की नींव पड़ गई थी। लेकिन मुग़ल वंश अलग से रहा उसमें दिल्ली सल्तनत में। तो मुग़ल वंश का संस्थापक था बाबर, और बाबर ने 1526 में मुग़ल वंश की नींव रखी, और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो पूछा जाता है मुग़ल काल का मतलब मुग़ल काल कब से कब तक रहा, तो मुग़ल काल 1526 से 1857 तक बहादुर शाह जफर सेकंड तक मुग़ल काल का काल माना जाता है। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक मुग़ल रहे भारत में। उसके बाद मुग़लों का पतन हो गया था, और मुग़लों का प्रथम शासक था बाबर, और अंतिम शासक की बात करें तो वो था बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो 1857 की क्रांति में दिल्ली की तरफ से भाग लेता है, और उसके बाद उसे रंगून भेज दिया जाता है, वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंश आते हैं। 5 वंश में पहला गुलाम वंश है, दूसरा है खिलजी वंश, और तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश, और 5वें वंश की बात करें तो 5वां वंश है हमारा लोधी वंश। इन 5 वंश के अलावा मुग़ल वंश भी रहता है। उसमें मुग़ल वंश रहता है 1526 से 1857 तक, और इसमें मुग़ल वंश अलग से काम होता है, इसमें होता नहीं है मुग़ल वंश। अब बात करते हैं इनसे थोड़े और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है गुलाम वंश में ही, कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो उसकी मृत्यु हुई थी पोलो खेलते समय। तो वो
पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे गुलाम वंश से ही कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका की बात करें तो इल्तुतमिश की लड़की थी, वो उसका नाम था रजिया सुल्तान था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने तटीय राज्य। तो भारत में तटीय राज्यों की बात करें तो वो है 9। लेकिन इस पर हमने अभी इस पर इतने अच्छे फैक्ट बनाए हैं इस क्वेश्चन पर कि भारत में तटीय राज्य तो 9 हो गई, और इससे फैक्ट बनने वाले क्वेश्चन कैसे हैं, तो वो है सबसे अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है गुजरात। और उसके बाद तो बात करते हैं भारत में सबसे छोटा तटीय राज्य की बात की जाए तो भारत में सबसे छोटा तट है गोवा का। अब तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, अगर आप थोड़ी बड़ी परीक्षा देंगे तो उसमें पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन दिए दिया है कि भारत में तटीय राज्य सबसे बड़े तटीय राज्य कौन से हैं। तो इसमें 4 तटीय राज्यों के बारे में दिया है कि सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की है। उसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश की है, और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु की, और बात करते हैं चौथे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र। तो इसकी ट्रिक भी याद रख सकते हैं 4 बड़े राज्यों की। ग्वातम, गु से है गुजरात, आ से है आंध्र प्रदेश, और त से है तमिलनाडु, और म से बात करें तो वो है महाराष्ट्र। अब बात करते हैं तटीय राज्यों की। तो तटीय राज्य हमारे, मैं आपको गिनाता हूँ तटीय राज्य 9 कौन कौन से हैं। तो उधर से बात करते हैं, सबसे पहले गुजरात से बात करते हैं। तो गुजरात, उसके बाद नीचे जाएंगे, गुजरात से नीचे जाएंगे तो महाराष्ट्र से नीचे जाएंगे तो आपको गोवा पड़ेगा। अब जैसे ही गोवा से नीचे जाएंगे आपको, तो गोवा से नीचे आपको 2 वो पड़ेंगे, एक आंध्र प्रदेश पड़ेगा, इधर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, और उससे नीचे आंध्र प्रदेश से नीचे इधर जाएंगे तेलंगाना भी है थोड़ा कुछ, और उसके बाद जाएंगे इधर नीचे जाएंगे तो तमिलनाडु, और इधर जाएंगे तो साउथ में नीचे जाएंगे तो वो है आपका केरल, एक केरल हो गया। उसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल में, तो एक पश्चिम बंगाल हो गया, और बात करते हैं ये हो गए हमारे 9 तटीय राज्य। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9। अब बात की जाए कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात। अब सबसे छोटा तटीय राज्य की बात की जाए तो वो है गोवा। अब बात की जाए कि सबसे बड़े 4 तटीय राज्यों को क्रम से लगाइए, तो क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहला हो जाएगा गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तीसरा हो जाएगा तमिलनाडु, और चौथा हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। इस तरह से 4 बड़े तटीय राज्य हैं, और एक छोटा तटीय राज्य गोवा हो गया, और सबसे बड़ा तटीय राज्य हो गया गुजरात। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन और कैसे बन सकता है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय राज्य सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहला था अंडमान निकोबार हो जाएगा, उसके बाद अंडमान निकोबार के बाद लक्षद्वीप हो जाएगा, एक दादर नगर हवेली हो जाएगा, और एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक राज्य कौन सा है जो आपको तटीय सीमा बनाता है। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने इसमें स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज मैं आपको लाता रहूँगा। टॉप 5 से क्वेश्चन कराने मैं इसमें 12-13 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन 12-13 से लगभग आपको पता होगा इसमें 100 से 100 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसी तरह से आगे, ये फर्स्ट वीडियो है, इसकी सेकंड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आपको।